हेलो स्टूडेंट, सन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम अध्याय 1 के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसका नाम था विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, फिजिक्स का ये पहला ही चैप्टर था और इसमें हमने 3-4 क्लास ले ली थी। आज हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम 2-3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिससे जैसे आवेश का संरक्षण नियम क्या होता है और आवेश की योज्यता क्या होती है और कुछ इंपोर्टेंट टर्म के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। सुनो, सबसे पहले आपको अगर मैं बता दूं, देखो हम आवेश की योज्यता के बारे में पढ़ेंगे। देखो इसके 2-3 पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए। सबसे पहले जो आपका आवेश है, आवेश एक अदिश राशि होती है। पहला पॉइंट, इसीलिए इसका हम आवेशों क्या करते हैं, बीजगणितीय योग करते हैं। इसलिए आवेशों क्या होता है, आवेशों का सदैव बीजगणितीय योग होता है। अर्थात आवेशों को सदैव इनके चिन्हों द्वारा जोड़ा जाता है। ये 3-4 बात है जो आपको आवेश के बारे में रखनी चाहिए प्यारे बच्चों। कैसे? आपके पास क्या है, 3 आवेश है। मान लेते हैं कि माना आपके पास 3 आवेश है। Q1 बराबर प्लस के 4 कूलम, Q2 बराबर माइनस के 2 कूलम और Q3 बराबर आपके पास है प्लस के 4 कूलम। इस टाइप के 3 आवेश है। अब इनका हमें बीजगणितीय योग करना है, तो इन्हें सदैव चिन्ह के साथ जोड़ेंगे। तो अगर आपको आवेशों का योग निकालना है, आवेशों का योग इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चलो योग करो। Q1 की वैल्यू कितनी है, प्लस के 4 कूलम, प्लस Q2 की कितनी है, माइनस के 2 कूलम और प्लस Q3 कितनी है, 4 कूलम। तो Q इक्वल टू यहां से कितना निकल के आएगा, यहां से निकल गया 6 कूलम। इस टाइप से आवेशों का हम क्या करते हैं, बीजगणितीय योग करते हैं। और देखो मैं इसकी सॉल्व इतना फिर बात करेंगे। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, ये दोनों क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इनके बारे में बात करेंगे। देखो आपको ये दोनों क्वेश्चन बोल रहे हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सही, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन चेक करो। कह रहा है एक निकाय में 3 बिंदु आवेश है, आपको दिया है Q1 बराबर दे रखा है प्लस के 2 माइक्रो कूलम, Q2 बराबर दे रखा है माइनस के 3 माइक्रो कूलम
और Q4 बराबर आपको दे रखा है, सॉरी Q3 बराबर आपको दे रखा है प्लस के 5 माइक्रो कूलम। आपको निकाय का कुल आवेश निकालना है। आपको क्या करना है, आपको निकाय का कुल आवेश निकालना है। कैसे निकलेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, चलो योग करो। Q1 की वैल्यू कितनी है, प्लस के 2 माइक्रो कूलम प्लस Q3 कितनी है, माइनस के 3 माइक्रो कूलम और प्लस के Q3 की, Q2 की यानी Q3 कितनी है 5 माइक्रो कूलम। अब यहां से योग करो, 5 और 2 7, 7 में 3 करेंगे कितना बचेगा आपका 4, प्लस कितना आएगा 4 माइक्रो कूलम। इस तरीके से आप योग कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में आप खुद तय कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब हम बात करेंगे आवेश का संरक्षण क्या होता है, आवेश का संरक्षण नियम, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आवेश का संरक्षण नियम क्या है, देखो सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझनी चाहिए कि विलगित निकाय क्या है। विलगित निकाय क्या है, देखो पहले विलगित निकाय के बारे में समझते हैं, फिर आवेश का संरक्षण नियम अभी समझने के प्रयास करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं निकाय की। निकाय क्या होता है, इस ब्रह्मांड का वे एक हिस्सा जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसे हम निकाय बोलते हैं। मतलब क्या है समझो, जैसे कि हम हैं और आप हो और ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ठीक है, यानी ये जो सीरियस चीज है ये हमारा सिस्टम है, हमारा निकाय है। और इसके बाहर जो भी चीज आपको दिखाई देगी जो हमें डिस्टर्ब नहीं कर रही है वो हमारा क्या होता है, परिवेश होता है। और विलगित, विलगित का मतलब होता है उसमें ना तो उष्मा का आदान प्रदान होगा और ना ही उसमें द्रव्यमान का आदान प्रदान। आदान प्रदान नहीं होगा। चलो चलो माने कि माना विलगित में एक प्रक्रिया हो रही है, माना एक विलगित निकाय में एक प्रक्रिया हो रही है, चलो आपके पास एक विलगित निकाय है, उसमें आप एक प्रक्रिया कर रहे हो, जैसे Na प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या बना रहे हैं, NaCl। सही है, इसमें आपको कुछ चीजें देखनी है। क्या क्या देखनी है,
इसमें आपको अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात कुछ चीजें आपको देखनी है। आपको चेक करना है प्रक्रिया के पूर्व क्या हो रहा है, और प्रक्रिया के पश्चात क्या चीज हो रही है। प्रक्रिया के पूर्व प्रक्रिया के पश्चात में आपको क्या क्या चीज चेक करना है। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आपको चेक करना है कुल धनात्मक आवेश, कुल ऋणात्मक आवेश। पहला आपको चेक करना है कुल धनात्मक आवेश और दूसरा आपको चेक करना है कुल ऋणात्मक आवेश। फिर तीसरा चेक करना है आवेशों की संख्या। और चौथा आपको चेक करना है नेट आवेश, कुल या नेट आवेश। ये चारों चीजें आपको क्या करनी है, चेक करनी है। चलो अभिक्रिया के पूर्व कुल धनात्मक आवेश चेक करते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभिक्रिया के पूर्व कुल धनात्मक आवेश कितना है, 1। अभिक्रिया के पश्चात कोई धनात्मक आवेश है, नहीं है, 0। कुल ऋणात्मक चेक करें तो कुल ऋणात्मक आवेश कितना है, माइनस का 1। इधर कोई ऋणात्मक आवेश नहीं है, यहां कितना है, 0। आवेशों की संख्या चेक करें तो यहां आवेश 2 है, एक प्लस और एक माइनस, तो आवेशों की संख्या 2 है। क्या कोई आवेश है, नहीं है, आवेश कितना है, 0। अगर हम यहां नेट आवेश निकाल लें तो नेट आवेश निकालने का मतलब क्या है, अगर हम यहां नेट आवेश निकाल ले क्यू, तो आवेशों क्या होगा, बीजगणितीय होगा जो अभी मैंने समझाया, +1 और -1 करके कितना आएगा, 0। और इधर कितना है लास्ट में, 0। यहां तक की बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर यहां चेक करें तो यहां क्या चीज संरक्षित है, यहां क्या चीज बदल नहीं रही है। तो इस विलगित निकाय की प्रक्रिया में आपको एक साफ साफ चीज दिखाई दे रही होगी, यहां कुल आवेश बोले तो नेट आवेश आपको बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभिक्रिया के पूर्व भी 0 था और अभिक्रिया के पश्चात भी 0 है। सही है। तो यही बोलता है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम यही बोलता है कि विलगित निकाय में अगर आप कोई भी प्रक्रिया करा रहे हो, विलगित निकाय में अगर आप कोई भी प्रक्रिया करा रहे हो तो प्रक्रिया के पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात उसका जो कुल या नेट आवेश होता है वो संरक्षित होता है, मतलब बराबर होता है, इक्वल होता है। चलो अब अली एक पॉइंट देखो, एक पॉइंट और याद करो कि कुल धनात्मक आवेश, कुल ऋणात्मक आवेश और आवेशों की संख्या, ये तीनों बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी। जैसे इस केस में आपको दिखाई दे रहा है कि बराबर नहीं है। सही है। चलो इसकी थ्योरी सेक्शन लिखते हैं, फिर इसको स्क्रीनशॉट लो इतना। हाँ दोस्तों, अब इसकी थ्योरी सेक्शन लिखते हैं। चलो देखो, विलगित निकाय की प्रक्रिया में प्रक्रिया के पूर्व वे प्रक्रिया के पश्चात
अच्छा, नेट आवेश, कुल आवेश या नेट आवेश? संरक्षित रहता है। अर्थात बराबर रहता है। इसका एक पॉइंट वो लिख लो, नोट्स नोट करके लिख लेना, नोट में लिख लो। कुल धनात्मक आवेश, कुल ऋणात्मक आवेश और आवेशों की संख्या। कुल धनात्मक आवेश, कुल ऋणात्मक आवेश और आवेशों की संख्या। संख्या संरक्षित हो भी सकती है और नहीं। और नहीं, जैसे कि इस केस में नहीं है। ठीक है ना। इसका एक उदाहरण लिखो, एक और उदाहरण समझते हैं। उदाहरण, चलो, ये मोस्ट टाइम पे पेपर में पूछा जाता है। यहां से आपके पास क्या है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है कि माना एक इलेक्ट्रॉन वे एक पॉजिट्रॉन, आपके पास दो है, एक इलेक्ट्रॉन है एक पॉजिट्रॉन। ये परस्पर क्या आएंगे, समीप आते हैं। परस्पर समीप आते हैं। किस टाइप से होगा, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा आपका पॉजिट्रॉन है। आपका एक इलेक्ट्रॉन है और एक आपका पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन परस्पर क्या आते हैं, समीप आते हैं। समीप आने के बाद ये एक दूसरे को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। ये है एक दूसरे को नष्ट करके
दो फोटोन बनाते हैं। दो फोटोन बनाते हैं। दो फोटोन की उत्पत्ति करते हैं। दो फोटोन की उत्पत्ति करते हैं। मान लो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन व फोटोन पर आवेश क्रम से कितना कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे -e, पॉजिट्रॉन पे +e और तथा फोटोन पर 0। चलो, इसमें आपको दो चीज चेक करनी है, एक अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद नेट आवेश कितना है। तो पहले आप चेक करो, अभिक्रिया के पहले नेट आवेश कितना है, चेक करो। नेट आवेश इलेक्ट्रॉन का -e, प्रोटॉन का +e, कटी कितना आ गया? 0। ठीक है, अभिक्रिया के बाद चेक करो, अभिक्रिया के बाद नेट आवेश, तो ये पता पॉजिट्रॉन पे आवेश कितने हैं? 0। तो पहले पॉजिट्रॉन में दूसरा 0, दूसरे पॉजिट्रॉन पे 0 ही है, तो कितना निकल के आएगा? टोटल योग करोगे तो कितना आएगा? 0। यानी कि अगर हम बोल ले तो यहां से साफ साफ आवेश का संरक्षण नियम बिल्कुल बिल्कुल प्योर कॉन्सेप्ट से सिद्ध हो रहा है कि अभिक्रिया के पहले का नेट आवेश और अभिक्रिया के बाद का नेट आवेश क्या है? संरक्षित है, बदल नहीं रहा है। तो इसमें एक दो नोट की पॉइंट लिखना, नोट करके लिखना, बहुत काम की बात है कि जो नेट आवेश है, जो आपका नेट आवेश, तो नेट आवेश को ने तो उत्पन्न किया जा सकता है और ने ही नष्ट किया जा सकता है। आप सिर्फ नेट आवेश को ही ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु अगर आप गौर करो आवेशों गणों के बारे में बात करें तो आवेशों गणों को आप उत्पन्न भी कर सकते हो और नष्ट भी कर सकते हो। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि आवेशों कणों को आवेशों के कणों को उत्पन्न व नष्ट किया जा सकता है। ऐसे चैप्टर में आपको कुछ चीजें समझनी है। देखो, आपने एक चीज पढ़ ली थी, यहां देखो,
अब इस चैप्टर की पूरी कहानी समझनी है। देखो, सबसे पहले पॉइंट नंबर फर्स्ट, हम रुके हुए आवेश के बारे में बात करते हैं। तो रुका हुआ आवेश क्या चीज कर सकता है? रुका हुआ आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। जैसे आपका आवेश है Q और आवेश का जो वेग है वो क्या है? 0 है। तो ये ओनली पहली बात, ये सिर्फ आपको विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। दूसरी बात, ये आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रहे हो और पढ़ोगे आगे। दूसरी बात, जो नियत वेग से, नियत वेग से आवेश गति करता है, तो वो दो चीज उत्पन्न कर सकता है, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। तो वे विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। मतलब यहां अगर आवेश का जो वेग है वो नियत है, मतलब बदल नहीं रहा है, तो वो दो चीज उत्पन्न करेगा, एक विद्युत क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। ये दो चीज उत्पन्न करेगा। और तीसरा, ये चैप्टर नंबर कहाँ की बात है प्यारे बच्चों? ये चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट होगी कहानी और चैप्टर लगभग 7 तक ले चैप्टर की कहानी चलेगी। सही है, 3 से कहानी स्टार्ट करोगे और 7 तक पे लेके जाओगे। चलो, और तीसरा, जब आपका आवेश का वेग, आवेश को हम क्या करते हैं? त्वरित करते हैं। मतलब त्वरित आवेश जब वेग में परिवर्तित करते हैं, त्वरित आवेश क्या चीज उत्पन्न करता है पता है? त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगे को उत्पन्न करता है। मतलब विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करेगा, और एक चीज और, विकिरण। विकिरण को करता है। विकिरण में क्या आता है आपका? विद्युत चुंबकीय तरंगे तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे को उत्पन्न करता है। मतलब आप ये इसका वेग जब त्वरित करते हो, जब नियत नहीं रहता, मतलब त्वरित है, तब वो तीन चीज उत्पन्न कर सकता है, एक विद्युत क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र
और तीसरा विद्युत चुंबकीय तरंग है। और आपको एक दो पॉइंट और लिखने हैं। देखो, एक पॉइंट आवेश के बारे में और लिखना है। जो आपका आवेश है वो अगर आवेश का वेग परिवर्तित होगा, अगर आप आवेश का वेग परिवर्तित कर रहे हो तो आवेश क्या रहेगा, एक संरक्षित होगा, आवेश का मान परिवर्तित नहीं होने का। तो ये चीज आप लिख लो, अगर आवेश वेग के साथ परिवर्तित नहीं होता, आवेशिक संरक्षित है, ये बात आप ध्यान रखना। द्रव्यमान परिवर्तित हो सकता है, द्रव्यमान के बारे में बात करें, परंतु इतना कम परिवर्तित होता है जिसे हम फील भी नहीं कर सकते। तो ये नोट आप आवेश के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वेग के साथ को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और हम क्या पढ़े थे, हमने 3-4 दिन तक हमने ये चीजें पढ़ी है। हमने आवेश के मूल भौतिक गुण के बारे में चर्चा कर ली है। आवेश के मूल भौतिक गुण के बारे में चर्चा कर ली है, जिसमें हमने पहला पढ़ा है आवेश का क्वांटीकरण। और एक आपका भी आप रहा है आवेश का संरक्षण नियम। और एक आपने और पढ़ा था आवेश की संकल्पना। तो पेपर में एक नंबर में पूछ लिया जाता है आवेश के मूल भौतिक गुण लिखिए, कोई भी 2 लिखिए, तो आप इन तीनों में से कोई से भी 2 लिख सकते हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करें कूलाम के नियम की, सही है। अब नेक्स्ट क्लास में आप कूलाम का नियम के बारे में पढ़ोगे। तो मिलते हैं आगे।